हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 7 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना, तो लाइट के कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं। लाइट अपने पाथ को चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो वो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, ठीक है ना। और मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते वक्त ही आपको वीडियो नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ भी कुछ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या लिखा है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या है, हमने यहाँ पर बनाया एक इंटरफेस बनाया है। लाइन क्या है, इंटरफेस है। नीचे एक मीडियम है, मान लो ये ग्लास का मीडियम है। ऊपर क्या है, एयर है, ठीक है ना। ये आपका उसका इंटरफेस बोलते हैं इसको, जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया कि μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या है μ2 है ना। अब ये आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रेज, जो लाइट रे है पहले मीडियम से इंटरफेस पे गिरने के बाद जब दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है। तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। और इस रेज को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है ना। हम रिफ्लेक्टेड की बात नहीं करेंगे, रिफ्रैक्टेड की बात करेंगे। तो जो ऊपर वाला मीडियम है वो एयर है, नीचे वाला क्या है, ग्लास है। तो ऊपर वाला मीडियम का आपका क्या है, रेयरर है। नीचे वाला क्या है, डेंसर है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आप जानते हो पहले से भी, और थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि नीचे वाला जो मीडियम कैसा है, रेयरर है। ऊपर वाला कैसा है, डेंसर है। मतलब ऊपर वाले को ग्लास मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो, एयर मान लो। जब इंसिडेंट रे क्या है, इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर में, जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है। तो ये तो कुछ फिनोमेना आपने देखा, इसको पूरा का पूरा हम लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कुछ कॉन्सेप्ट आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, जो कि आप जानती हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जो लाइट है ना, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सी की वैल्यू आती है ना आपका वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो क्या लाइट अगर वैक्यूम से निकल करके किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर मीडियम का अपना अपना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, लाइट के स्पीड पर इफेक्ट डालता है। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करता है, वो लाइट की स्पीड पर क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कैसे डिफाइन किया गया, जो भी मीडियम आपने लिया उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स है, सी लिख लिया आपने। और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में आने के बाद उसको ले, इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या बताता है बेटा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। वी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, और इनको मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपने कहा कि मान लीजिए, तो किसी मीडियम में, मान लीजिए किसी मीडियम में स्पीड क्या होगी लाइट की, अगर हम बात करें कि किसकी, वेलोसिटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी इन मीडियम। वी मीडियम मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी बेटा जी, कहोगे सर वेलोसिटी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। ये तो ऐसे निकाल लोगे। तो रे ऑप्टिक्स की जो मैंने पहली वीडियो बनाई उसमें प्रॉपर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, इसको देख सकते हो आप लोग, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ आप
समझ गए। साथ में ये भी पॉइंट आउट करते हो कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, हमेशा एक से बड़ा होता है, क्योंकि जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 है ना, किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना। और इसको एयर के भी अप्रॉक्सीमेटली क्या है, एयर का भी मानते हैं कि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है बेटा जी। और इसके बाद किसी भी मीडियम का, फॉर एनी मीडियम, ठीक है ना, एनी अदर मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो एक से बड़ा होगा या तो एक के बराबर होगा, है ना। तो जब 1 के बराबर होगा तो वो फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, और जब 1 से बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप किसी और मीडियम की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा जी। साथ साथ में हम लोग कुछ पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं जिससे हमको रिफ्रैक्शन को पढ़ने में हेल्प मिलेगी। देखिए, आप कहते हो कि अगर मान लो कोई मीडियम है, मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, कोई मीडियम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अगर बड़ा किससे हो गया, छोटा हो गया किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना। दो कोई मीडियम है, एक मीडियम में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये 1 है, दूसरे में आपका 2 है ना। और वेलोसिटी किस में, दूसरे वाले मीडियम में क्या है, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है और पहले वाले में कम है, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट। इसको देख के आप क्या बता सकते हो, इसको देख के आप ये बता सकते हो कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब आप कहोगे सर कि वास्तव में जो पहले वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, वो क्या होगा बेटा जी, ज़्यादा होगा। तो अगर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है बेटा जी, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और μ2 क्या होगा बेटा जी, μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि μ2 दूसरे मीडियम में जो स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही डिफाइन होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना इसको, ठीक है बेटा जी। और बेटा साथ में मैं ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को, सारे बच्चों को मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा, प्लीज़ आप लोग तो देखना उसको, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2nd मीडियम इज इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2nd मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1st मीडियम, रेसिप्रोकल होगा। और वेवलेंथ क्या होगी, λ1 अपॉन क्या होगी, λ2 होगी। मतलब लाइट की वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज होती है। मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है। आई थिंक इस बात को आप समझोगे क्या इसकी मीनिंग है। और साथ में मैंने ये बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है पहली वीडियो में, इसलिए इसको ज़्यादा इस टाइम आपको नहीं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को समझा और जो मैंने आपको बताया, अगर कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, हम अगले टॉपिक में आते हैं बेटा। अब बेटा हम लोगों को पढ़ना होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों के लेवल पे कैसे इसको डील करना है। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये क्या है, ये नॉर्मल है,
तीनों क्या होंगे, सिंपल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। जो दूसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये स्नेल ने दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज अ कांस्टेंट। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि एक कोई आपके पास मान लो कोई क्या है, ये कोई इंटरफेस है, मीडियम ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ये आपका क्या इस पर नॉर्मल है। तो जब भी लाइट रे, चाहे वो इंसिडेंट लाइट रे हो और चाहे रिफ्रैक्टेड, चल इंसिडेंट लाइट रे मान लीजिए है, ये कितना एंगल बनाया इसने, मान लो ये थीटा एंगल बनाया, और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो म्यू है, ठीक है ना, म्यू है। तो स्नेल से ये कहता है कि अगर हम क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पर लिखा है हमने कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो इंसिडेंट रे क्या कर रही है, जो थीटा एंगल बना रही है, उसका साइन के साथ प्रोडक्ट, साइन थीटा म्यू इंटू साइन थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये अलग दूसरे मीडियम में जाएगा तब भी ये कांस्टेंट रहेगा। उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कैसे? देखो एक मीडियम आपका यहाँ पर है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये म्यू1 है, दूसरे वाला क्या आपका है, म्यू2 है, और एंगल कितना बना यहाँ, आई बना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो पहले मीडियम में क्या होगा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, है ना, इज इक्वल टू दूसरा मीडियम, जितने भी मीडियम्स आपको मिलते जाएंगे सारे मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के साथ जो बनेगा प्रोडक्ट, वो सब का सब कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2, ये म्यू2 साइन आर, ये दोनों बराबर होंगे। और हम कह सकते हैं कि म्यू2 अपॉन, मतलब ऐसे, ये आपका है स्नेल्स लॉ। क्या आपका है, यही आपका स्नेल्स लॉ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई तो क्या रिलेशन होगा, तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। और इसको ऐसे भी लिखते हैं म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये दोनों को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको याद रहे तो बेहतर है। क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है, और यही तो होता है v1 अपॉन v2, और यही होता है λ1 अपॉन λ2, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। तो ये अगर फॉर्मेट आपको याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको पहले आप लिख के लाए हो, ये तो पहले लिखा हुआ है आपने इस सब चीज़ों को इतना, ठीक है ना। तो ये आपका है स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपको में ये लिखना होगा, सेकंड में आपको ये लिखना होगा साथ में, और डायग्राम बना करके इसको यहाँ तक एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये आपका सेकंड लॉ आपका है स्नेल्स लॉ। ये हमेशा अप्लीकेबल होगा जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है बेटा जी। तो ये लगाएंगे हम लोग। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो म्यू2 अपॉन म्यू1 को हम क्या बोलते हैं जनरली, म्यू2 अपॉन म्यू1 जो ये लिखा हमने, ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है ना। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, ये पूरा का पूरा म्यू2 अपॉन म्यू1 बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब जो सेकेंड मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम के हिसाब से कितना है, ये इसकी मीनिंग हुई है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, म्यू लिख करके ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं 2, ठीक है ना। 1 म्यू2 बोलते, क्या बोलते हैं इसको, 1 म्यू2 बोलेंगे। 1 म्यू2 का मतलब क्या है, जो नीचे होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, और जो ऊपर होता है उसको रेफरेंस लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जैसे कहीं पर लिखा हुआ मान लो ऐसे लिखा हुआ, मान लो कि अगर ग्लास की बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ग्लास की बात करते हैं, ये आपका ग्लास है ना, ये मान लो आपका ग्लास है, कोई एक ग्लास आपका हमने ऐसे बना, ये आपका ग्लास है, ठीक है ना, ये आपका ग्लास है। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लिखते हैं म्यू जी, ठीक है ना। म्यू जी इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ऊपर मान लो एयर है तो इसको लिखेंगे म्यू ए लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखेंगे। नहीं समझे आप लोग, ठीक है बेटा जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम लिखेंगे म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो अगर आपको ऐसा लिखना हो कि रिफ्रैक्टिंग, अगर आपको ऐसे दिया हो कि म्यू जी अपॉन म्यू ए, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे ए म्यू
जी, ऐसे लिखने का तरीका है ये। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी अपॉन म्यू लिखो आप, चाहे ए, जनरली आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो ऐसा लिखा हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी। ए म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्ट, अगर ए म्यू जी लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है, और जो ऊपर होता है वो रेफरेंस में होता है, उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना? ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, जी है ना, इज रिवर्स्ड आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान देना बेटा जी। अगर मान लो ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है ना, वाटर, और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू, यहाँ लिखा हुआ म्यू डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और अगर ऊपर कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब वैक्यूम से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल अगर कहीं ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा है म्यू डब्ल्यू, इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सिंपल सी बात होती है, उसमें डरने की बात नहीं होती। ठीक है बेटा जी। और अगर ऐसे लिखा हुआ तब ए म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है ना? तो पढ़ने की बात होती है। सिंपल लिखा हुआ है तो वैक्यूम से ही उसका कंपैरिजन किया गया है। तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिंपल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये भी सिंपल है। यहाँ से लाइट रे गिरी, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल यहाँ बना, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी ये, है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे जब जा रही है वाटर में, डेंसर मीडियम होगा, पता आपको है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी। हमने सामने क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर रखा, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन। जैसे ही लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे इस पर आके गिरेगी, वैसे ही क्या है, उसके सामने हमने क्या यहाँ पर रख दिया, एक प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर बेटा जी? एक प्लेन मिरर आपका है सामने, और इस प्लेन मिरर पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर पर जब कोई लाइट परपेंडिकुलर गिरती है तो वो अपनी पाथ को रिट्रेस कर ले जाती है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, जो लाइट इंसिडेंट होगी इस पर और रिफ्लेक्ट होगी जब इस मिरर से, तो बिल्कुल इसी पाथ में जाएगी, ऐसे, है ना। अब इस पाथ में जाएगी तो अब ये जब वापस जाएगी तो ये बन जाएगी इंसिडेंट, क्योंकि अभी तो इंसिडेंट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर के आगे बढ़ी। यहाँ हमने क्या रख दिया, प्लेन मिरर। अब यही जो रिफ्रैक्टेड रे है जैसे ही प्लेन मिरर पे गिरेगी वो रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है, तो अब जब जा रही है जो इंटरफेस पे फिर से गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी इंसिडेंट। ये रे कैसी हो गई तुम्हारी, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब यहाँ गिरेगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से आई हुई है। ये से बोलते हैं कि ये जो लाइट रे है ना, अगर इसको आपने इसको रिवर्स कर दिया, किसी तरीके से आपने मेरे रखे रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद ये लाइट रे जब रिवर्स होकर जाएगी तो उसी पाथ से फॉलो करेगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी जिससे ये आई हुई है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट रे आई, रिवर्स हुई, तो वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगी और फिर उसी पाथ से निकलेगी। ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो आपका है ये बन जाएगा इंसिडेंट एंगल। जब वापस जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल ना। और इसके बाद जब निकलेगी एयर में तो बन जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आई के बराबर ही रहेगा। तो सेम पाथ को फॉलो करती है। ठीक है बेटा जी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिफ्रैक्टेड रे को अगर आपने रिट्रेस कर दिया, बिल्कुल रिट्रेस बैक कर दिया, तो जाएगी बस जिस पाथ से आई हुई है, दूसरे मीडियम में भी जाएगी तो उसी पाथ को फॉलो करेगी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। मेरी बात कुछ समझे आप लोग? ठीक। देखो बेटा, कहीं कहीं जैसे नोट्स में क्या है, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं बेटा जी। कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि ए म्यू डब्ल्यू, ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। ए इधर है, ए म्यू डब्ल्यू, लिखने का तरीका अलग अलग है, और यहाँ डब्ल्यू ऊपर कर दिया इन्होंने, ए को नीचे कर दिया, और ये दोनों बात एक ही है।
ठीक है ना। अक्सर आपको ऐसा लिखा मिलेगा नोट्स में, ऐसा लिखा है, बता दो इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। इसको आपने ए वाले को नीचे करके डब्ल्यू आप ऊपर कर दिए, तो ऐसे आप लोग इसको इसमें को आप लोग डिस्टर्ब मत होना, ठीक है ना। वास्तव में हम इसको ही लेके चलेंगे, मैक्सिमम बुक में आपको ऐसे ही दिया गया है, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि अब यहाँ देखा, यहाँ आपने कहा कि ए म्यू डब्ल्यू ऐसे पढ़ते हो, ए म्यू डब्ल्यू, यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू ऐसे पढ़ते हो। हर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही कहा जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ठीक, अब हम आते हैं, जब हम कहाँ से गए, जब हमारी लाइट रे कहाँ जा रही है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर पे। जब हमारी लाइट रे, पहली लाइट रे गई, हम उसको डील करेंगे, फिर जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी फिर उसको डील कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा जी। तो एयर टू वाटर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा जी, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा जी, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, है ना। तो एयर टू वाटर में क्या लिखेंगे, अगर आपको लिखना हो कि अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप लोग। तो बेटा जी हम क्या है, हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, जब हम कहाँ से एयर जा रहे हैं वाटर भी, ठीक है ना। तो जब एयर से जा रहे हैं वाटर में तो इंसिडेंट एंगल क्या है, आई है, और रिफ्लेक्टेड क्या आपका आर है ना, ठीक है। यहाँ पर लाइट जो है इंसिडेंट किया फिर रिफ्रैक्ट हुआ, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसे लिखते हैं ना म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसे क्या बोलते हैं, ए म्यू डब्ल्यू। ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर होगा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखते हैं। यही तो हमने किया है अभी स्नेल्स लॉ में, ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जब लाइट वापस जा रही है, तो जब लाइट वापस जाएगी तो बताइए इंसिडेंट, ये हो जाएगी इंसिडेंट लाइट और ये जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब अब सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब लाइट रिवर्स हो रही है तो इंसिडेंट लाइट ये हो जाएगी ना ये, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या कहोगे, लिखोगे आप कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है ना, ये वाटर टू एयर, तो व्हाट हैपन हियर, तो कहोगे सर अगर ऐसा है तो आप लिखोगे म्यू ए, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसको ऊपर लिखते हैं म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। इसे क्या लिखेंगे बेटा जी, इसको लिखेंगे डब्ल्यू, ये ऐसे म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। अच्छा अब बताओ, इसमें जो आर हो जाएगा वो बन जाएगा इंसिडेंट एंगल, क्योंकि लाइट इसमें इंसिडेंट कर रही नहीं कर रही है, इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है लाइट, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आर, और रिफ्रैक्टेड हो जाएगा तुम्हारा आई। तो क्या लिखोगे, साइन आर अपॉन साइन आई, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 2। आई थिंक इस बात को समझ गए, जो मैं रिलेशन चाहता हूँ निकालना वो मैंने एक बार क्या किया, एयर टू वाटर ले लिया, फिर आपको पता है कि वाटर से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस जा रही है, जब वापस जाएगी तो इंसिडेंट रे इसको मान लेंगे, इंसिडेंट एंगल इसको लेंगे, रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल आपका आई हो जाएगा, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। अब क्या देखोगे आप लोग, अब यहाँ देखोगे अगर हमने क्या किया, 1 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, इसे कट जाएगा, कट जाएगा ये सिंपल यहाँ ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे सर ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये रिलेशन देखो मैं निकालना चाह रहा था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया हुआ है कि अगर मैं कुछ भी दिया, समझ लीजिए आपको दिया है ए म्यू डब्ल्यू, ये
ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बेटा जी 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो मतलब ये रिवर्स हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं लिखना कि हम W को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ए को नीचे आना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ हमेशा आप याद रखो। जैसे आपको कहीं दिया हुआ है, मान लो एग्जाम्पल, अगर कहीं आपको दिया गया है 2μ3, तो क्या ये बराबर होगा इज इक्वल टू 1/3μ2 होगा ना। ये मैं कहना चाहता था कि ये अगर हमने इसको रिवर्स करना चाहा तो हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। और एक रिफ्रैक्टिव वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपको दिया हुआ है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपको दिया हुआ है, तो क्या आप निकाल लोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रेसिप्रोकल करके आप कैलकुलेट कर लोगे। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए हो। नोट्स में मैंने ये वाला ये लेके चला है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया आप वही लेके चलोगे, मैक्सिमम आपको यही मिलने वाला है, इसी तरीके से रेशियो मिलने वाला है। ऐसे ही मिलेगा तब भी सही है, बट ऐसे आप देखोगे मैक्सिमम आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये आपके पास क्या है? ग्लास स्लैब है ये, तो ये पूरा का पूरा स्लैब ग्लास का है। ठीक है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा पता आपको है कि म्यूजी होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऊपर एयर है तो आपका म्यू एयर होगा आपका, ये है ना। तो ऊपर एयर है, नीचे ग्लास स्लैब है। अब देखते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है, कैसे ग्लास स्लैब से अगर लाइट ग्लास स्लैब पे पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर फिर निकलेगी बाहर, है ना, तो किस तरीके से होगी। देखो ये क्या है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रेज है जो यहाँ से निकल के यहाँ पे आई है। ये आपका नॉर्मल है पहले वाले सरफेस पर, और ये आपके पास ये इंसिडेंट एंगल है, और ये बना आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल बना आपका आर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये जो है लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट आकर के दूसरे फेस पे पड़ेगी, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको पता है, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये दो, अगर ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये आर ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ये आर है, तो ये देखिए ना, ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, दो लाइन है, एक लाइन बीच में आपने ड्रॉ कर दिया थी, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये जो ग्लास के अंदर जो लाइट रे जा रही है और यहाँ पर पड़ रही है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आर ही बनाएगी, क्योंकि ये ज्योमेट्री बता रही है। तो अगर दूसरे फेस के लिए ये लाइट रे क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे। तो ये एंगल क्या होगा? तुम्हारा आर ही होगा। तब जब लाइट रे बाहर निकलेगी तो उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो आई के बराबर होगा। याद रखिएगा, जिस मीडियम से चली है उसी मीडियम अगर निकल रही है तो सेम एंगल से निकलेगी। ठीक है ना। और देखो आई थिंक मेरी बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल बना, ये पहले वाले में इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, और दूसरे फेस पे ये कौन सा एंगल होगा? ये इंसिडेंट एंगल होगा। दूसरे वाले फेस पर ये कौन सा एंगल होगा? ये वाला इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे, दोनों बराबर आना चाहिए, इसलिए आर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आई आएगा। वैसे भी जिस मीडियम से लाइट चली है, अगर उसी मीडियम में लाइट आ रही है तो जितने एंगल से वो उस मीडियम में गिरी है उतने ही एंगल से उस मीडियम में बाहर निकलेगी। ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आपको ये तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। वास्तव में अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ध्यान देना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो हमारी जो लाइट है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती। लेकिन ग्लास स्लैब आने की वजह से लाइट दो बार रिफ्रैक्ट हुई है। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट का पाथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकलती है ना, लेकिन ग्लास स्लैब ने लाइट को दो बार रिफ्रैक्ट करके ऐसे निकाल दिया। तो वास्तव में जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो शिफ्ट हो गई
यहाँ पर जाना था उसको इस तरीके से, लेकिन अब लाइट रे जा रही है इस तरीके से। जो शिफ्टिंग हुई है, इनिशियल पोजीशन से जो शिफ्टिंग हो गई है, उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अगर यहाँ से क्या ड्रॉ करें हम, बोलो इस पर परपेंडिकुलर ऐसे, ये जो है इतना वास्तव में शिफ्ट हो गई है। ये जो इंसिडेंट रे है ये इधर ना जाकर के अब इधर से निकल रही है ऐसे, तो कितना ऊपर चली, कितना नीचे शिफ्ट हो गई वो। ग्लास स्लैब ने क्या किया, इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर दिया। देखो ऐसे, वास्तव में इंसिडेंट रे का लाइन ये थी ना, ये लाइन ना होकर के अब निकलते वक्त लाइन ऐसे बनी। इसका मतलब ग्लास स्लैब ने क्या किया, जाना था लाइट रे को ऐसे, अब लाइट रे जा रही इस तरीके से, इतना शिफ्ट कर दिया। दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डी। डी इज वॉट, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब ग्लास स्लैब ने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अगर मैं पूछूं कि डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन, तो कहोगे सर नेट डेविएशन तो आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पाथ है लाइट का, ये क्या उसी के पैरेलल ही लाइट रे निकल रही है, तो डेविएट तो बिल्कुल नहीं हुई, डेविएशन तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि अगर इनिशियल पाथ ऐसे होता और लाइट रे बिल्कुल ऐसे निकलती तो कुछ एंगल होता, डेविएशन मिलता। लेकिन यहाँ पर जिस इनिशियल जो पाथ है उसी के पैरेलल पाथ ही आपको मिल रहा है लाइट ग्लास स्लैब से निकलने के बाद, तो डेविएशन तो आपका 0 हो गया। लेकिन वास्तव में ये जो आपकी इंसिडेंट रे है वो शिफ्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं, डी को क्या बोलेंगे, डी इज नोन एज, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कई बार पूछा गया है, इसलिए क्या है, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, है ना, कि परपेंडिकुलर वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा जी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी एमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री हर कोई, क्योंकि आपने डाला है, तो यही हमें क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा जी। तो डी कैसे निकलेगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो टी है ना, टी इज वॉट, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस ऑफ द क्या है, स्लैब, स्लैब की थिकनेस है। आई थिंक हर बच्चा समझ रहा, अब ज्योमेट्री से बिल्कुल आसान निकल जाएगा। अब बताओ बेटा जी, हम इसमें आते हैं, इसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम दें, ए बी, ए बी सी, है ना, इसको कैपिटल डी दे देते हैं नाम, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना। और ये जो एंगल, ये जो आर बना हुआ था, ये बन जाएगा पूरा का पूरा बेस, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनिस, ये बन जाएगा हाइपोटेनिस, ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पर, अगर आपको निकालना है AC निकालना है, क्योंकि D निकालने के लिए आपको चाहिए AC ना, तो अगर AC निकालना है तो AC कितना होगा बेटा जी, बताइए। हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, और आपको ये T है, ये कितना है बेटा जी, यहाँ से AB कितना है, T है। तो आपको क्या दिया है, बेस दिया है और हाइपो दिया है, और आपको एंगल दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे बेटा जी, बताओ। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, AB ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो ABC में अगर आपको निकालना है, और आपको क्या दिया है, हाइपो दिया हुआ और बेस दिया हुआ है, हाइपो और बेस, तो क्या लगेगा आपका, आप क्या लगाओगे बेटा जी, बताओ। अगर हाइपो दिया और बेस दिया है तो AC क्या होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपो की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, T सेक R होगी ना। अरे बेटे सेक आर कितना होगा, सेक आर इक्वल टू क्या होगा, सेक आर इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो पढ़ा तुम लोगों ने बेटा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, बेस कितना दिया, T दिया हुआ, तो बन जाएगा AC इक्वल टू
टी सेक आर बन जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब आपको ए सी मिल गया, ठीक है ना। अब आपको डी निकालना, तो आप ये ट्रायंगल लोगे, कौन सा लोगे, ए सी डी। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में देखो ये क्या दिया आपका, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये अगर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये होगा आई माइनस आर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आई है, तो ये भी पूरा का पूरा आई होगा, और यहाँ से क्या करोगे, आर को माइनस करोगे तो होगा तुम्हारा आई माइनस आर। तो ये वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल को, तो ये क्या बना, ये तुम्हारा बन गया परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा बन गया तुम्हारा बेस, ये बन गया तुम्हारा हाइपोटेनियस। तो अब हाइपोटेनियस तो आपको पता है, और आपका जो परपेंडिकुलर है ये निकालना है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर रिलेशन क्या होता है बेटा जी, बोलो, साइन होता है। तो एंगल कितना दिया है, आई माइनस आर दिया है, तो आप कहोगे साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, सी डी अपॉन ए सी, है ना। तो लेटरल शिफ्ट अपॉन क्या होगा बेटा जी, टी सेक आर। तो टी की डी क्या आ गया, डी इज व्हाट, डी की वैल्यू क्या आई बेटा जी, डी आ गया आपका टी सेक आर एंड साइन आई माइनस आर। ये आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। आपको टी पता, टी इज व्हाट, थिकनेस ऑफ द स्लैब, आर एंगल दिया हुआ पता है आई माइनस आर का, तो आपको निकल जाएगा क्या, लेटरल शिफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रेज। ठीक है बेटा जी। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर हो जाएगा, वो भी आपका, उसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका हो गया लेटरल शिफ्ट, क्या आ गया फार्मूला, लेटरल शिफ्ट का फार्मूला निकल के आ गया। ओके।